देश में जारी है कोरोना का कहर। लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा मौत। 24 घंटे में मिले 3,62,000 से ज्यादा मरीज। प्रदेश के ताजा हालात पर सभी जिलों के डीसी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। कोरोना केस और वैक्सीनेशन को लेकर हुई चर्चा। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 14,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। वैक्सीन के लिए टेंडर निकालेगी हरियाणा सरकार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। वैक्सीन के लिए निकाले जाएंगे ग्लोबल टेंडर। जल्द वैक्सीन मुहैया करवाने की कोशिश। घाटे के बावजूद प्रदेश में चल रही रोडवेज की बसें। हर रोज हो रहा करोड़ों का नुकसान। भिवानी और यमुनानगर में परिवहन विभाग की हुई खस्ता हालत। कैथल अस्पताल मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीएमओ से रिपोर्ट की तलब। अस्पताल में बेहाल मरीजों की तस्वीर आई सामने। इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। लगातार 2 दिनों तक कम मामले आने के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों ने दोबारा 3.5 लाख का आंकड़ा पार किया। मौत का आंकड़ा भी लगातार दूसरे दिन 4,000 के ऊपर बरकरार रहा। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 3,62,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 4,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अब तक सर्वाधिक का आंकड़ा है। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को एक बड़ी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पीएम ज्यादा प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे। ये पहली बार होगा जब पीएम सीधे तौर पर राज्यों के जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे। बैठक में 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारी जुड़ेंगे। बैठक के पहले दौर में 20 मई के उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, केरल और हरियाणा के जिलाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद बाकी बचे जिलाधिकारियों से प्रधानमंत्री की बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में जिलों में कोरोना के हालात के साथ साथ वैक्सीन के प्रोसेस को भी बढ़ाने पर मंथन होगा। कोरोना संकट और लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ओपन लेटर लिखा है। ये खुला पत्र 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने लिखा। इस लेटर में विपक्ष ने फ्री वैक्सीनेशन सेंट्रल वीस्टा प्रोग्राम को बंद करने और उसका पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाने, बेरोजगारों के लिए 6,000 रुपए प्रति महीने देने जैसी मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ गायब हो गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि अब सिर्फ सेंट्रल वीस्टा, दवाओं पर जीएसटी और प्रधानमंत्री के फोटो ही बचे हैं। इससे पहले भी राहुल कोरोना को लेकर सरकार को कई बार घेर चुके हैं। सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह ने कोविशील्ड टीके की 2 खुराकों के बीच अंतर बढ़ाकर 12 और 16 हफ्ते करने की सिफारिश की है। कोवैक्सीन की खुराकों के लिए बदलाव की बात नहीं कही। सरकारी परामर्श समिति ने कहा कि कोरोना से पीड़ित रह चुके लोगों को स्वस्थ होने के बाद 6 महीने तक टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,781 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 816 मरीजों ने दम तोड़ दिया। राज्य में अब तक 78,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। साथ ही राज्य में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। दिल्ली में 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 300 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब तक 82,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में संक्रमण दर 14% हो गई है। नए मामलों में कमी आई है। अब अस्पतालों में अधिक बिस्तर उपलब्ध है और ऑक्सीजन स्थिति में भी सुधार हुआ है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली को कोविड मामलों के चरम पर रहने के दौरान 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, जो अब घटकर औसतन 582 मीट्रिक टन हो गई है। दिल्ली के कोटे की बाकी राज्यों को ऑक्सीजन देने को कहा।
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार ने अपना विवादित फैसला वापस ले लिया है। अब 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए आधार और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 14,264 मरीजों की कोरोना को मात दी है। 24 घंटे में 165 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। फिर गुरुग्राम में मिले सबसे ज्यादा केसेस। जिले में 24 घंटे में 2700 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। 9 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवा दी। फरीदाबाद में 24 घंटे में 1200 से ज्यादा मरीज मिले। 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 2100 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर घर लौटे। हरियाणा में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा 18 साल के ऊपर के सभी नागरिकों को फ्री वैक्सीन लगवाने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाने जा रहा है। कोरोना के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार को विश्व में कहीं भी वैक्सीन मिलेगी तो सरकार जल्द से जल्द लाकर नागरिकों को लगाएंगे। ऑक्सीजन आवंटन को लेकर हरियाणा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह मुद्दा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्र के सामने उठाया। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में 85,000 एक्टिव मरीजों पर 700 एमटी ऑक्सीजन और हरियाणा में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों पर महज 258 एमटी ऑक्सीजन दी जा रही है। पंचकुला के सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अस्पताल ने वैक्सीन लगाने की बात कही थी, जिसके चलते आसपास के इलाकों से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंच गए। लाइन में लगकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे। भीड़ जब बेकाबू हुई तो आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन की ओर से वैक्सीनेशन काउंटर को बंद कर दिया गया। लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही घर लौटना पड़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सिरसा उपायुक्त के आदेशों पर गांव खाजाखेड़ा में ठीकरी पहरा लगाया गया। इस पहरे में गांव के पूर्व सरपंच मौजूद रहे। बुधवार रात शुरू हुआ ठीकरी पहरा गुरुवार सुबह तक जारी रहा। गांव में पहरे को बढ़ाने को लेकर भी योजना बनाई गई। गांव के पूर्व सरपंच ने कहा कि बाहर से आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। लोगों से घरों पर रहने की अपील की जा रही है। अगर कोई नहीं मानेगा तो जुर्माना लगाएंगे। अंबाला में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शहर की एक फैक्ट्री से 500 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। डीसी के आदेशों पर प्रशासन ने फैक्ट्री पर छापेमारी की और सैकड़ों की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। पकड़े गए 500 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों में से 250 भरे हुए थे और करीब 250 खाली थे। फैक्ट्री मालिक सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सरेआम इन सिलेंडरों का इस्तेमाल फैक्ट्री चलाने के लिए कर रहा था। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची आरटीए ने सभी सिलेंडर्स को सीज करने के आदेश देने के साथ साथ पुलिस को फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। सिरसा में मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी कि 50 रुपए कीमत का इंजेक्शन 350 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि दूसरे मेडिकल स्टोर पर यही इंजेक्शन 40 से 50 रुपए में मिल रहा है। कोरोना के इलाज की दवाइयों के रेट प्रशासन ने तय किए हैं। बावजूद इसके मेडिकल संचालक ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। पीड़ित उपभोक्ता ने बताया कि अलग अलग टाइम पर करीब 15 इंजेक्शन खरीदे। सभी इंजेक्शन सुपर मेडिकल स्टोर संचालक ने निर्धारित की गई गुना ज्यादा रेट पर दिए। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन के चलते परिवहन विभाग को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अकेले यमुनानगर में परिवहन विभाग को हर रोज 10 लाख से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। यमुनानगर रोडवेज के बेड़े में 141 बसें हैं, जो कि लॉकडाउन से पहले देश के अलग अलग राज्यों में सवारियां लेकर जाती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद अधिकांश दूसरे राज्यों में बसें नहीं जा रही। यमुनानगर के साथ लगते कुछ जिलों में बसें जा रही हैं। बसों में जहां पहले 52 सवारियां बैठाई जाती थी, तो अब 30 से 35 यात्री ही बैठाए जा रहे हैं। रोडवेज के महाप्रबंधक का कहना है कि पिछले 10 दिनों की बात करें तो रोडवेज विभाग को लॉकडाउन से 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।
घाटे के बावजूद हरियाणा रोडवेज की बसें चल रही हैं। हर रोज 16 लाख कमाने वाली भिवानी डिपो की बसें अब सिर्फ 60 से 65 हजार रोजाना कमा रही हैं। भिवानी डिपो के जीएम ने कहा कि जरूरी काम के लिए जा रहे यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए बसें चलाई जा रही हैं, जिनमें कोरोना नियमों का पालन भी करवाया जा रहा है। जींद में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 40 सदस्यीय पदाधिकारी बनाकर कई अहम फैसले लिए। 40 सदस्यीय पदाधिकारियों में मुख्य तौर पर महिलाओं और युवाओं को जगह दी गई है, जो आंदोलन की कमान संभालेंगे। महिलाओं ने कहा कि अब वो आंदोलन को मजबूत करेंगी। महिलाएं अब चूल्हा चौका छोड़कर गोबर तक सीमित नहीं हैं। किसानों ने कहा कि अब ये लड़ाई कानून बदलवाने के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन को लेकर भी है। बीकेयू के जिला प्रधान ने बताया कि 40 किसानों को जिला स्तर और खंड स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसानों को पता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, जिसे मजबूती देने के लिए संगठन का विस्तार किया गया। महिलाएं अब गांव-गांव जाकर टीम बनाएंगी और 2024 तक ये भी लड़ाई जारी रखने के लिए सबसे आगे भूमिका में नजर आएंगी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के बाद अब टीवी अभिनेत्री और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मुख्य कलाकार मुनमुन दत्ता के खिलाफ चरखी दादरी में शिकायत दर्ज की गई है। मुनमुन दत्ता पर दलितों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। एसपी ने कहा कि पुलिस को शिकायत मिली है, जिसमें मुनमुन दत्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। आरोप है कि मुनमुन दत्ता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर अनुसूचित जाति समाज का अपमान किया। वीडियो में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने पोस्ट शेयर करके माफी भी मांगी। चरखी दादरी पुलिस की टीम ने चंपापुरी झलगर में व्यक्ति की हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। विकास नाम का व्यक्ति चंपापुरी झलगर में घूमने गया था। उसी समय आरोपियों ने उस पर चाकू और डंडों से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। भिवानी के नागरिक अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, जहां पर कोरोना संक्रमित महिला के शव की बदली हो गई। सीएमओ ने जांच करवाई तो सच हैरान कर देने वाला मिला। बौंद गांव निवासी पुष्पा नामक महिला की कोरोना के चलते मौत हो गई थी और पुष्पा की जगह ग्रामीण रामकली का शव ले गए और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 17 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट का केस दर्ज करवाया है। मिलगेट थाना पुलिस जांच में जुटी। पुलिस को दी शिकायत में संत नगर निवासी भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने बताया कि वो अभिनेत्री होने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी शेयर करती हैं। लॉकडाउन के बीच झांसी के भाटला गांव में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बहू और पोते से पीटकर घर से निकलवा दिया गया। रोती हुई बुजुर्ग महिला घंटों तक गली में पड़ी रही तो ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले में संज्ञान लिया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए अपनी बुजुर्ग सास के साथ मारपीट कर उसे घर से निकालने पर भाटला पुलिस चौकी ने पुत्रवधू संतरा और पोते रिंकू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। करनाल के सेक्टर 14 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को निशाना बनाने की चोरों ने कोशिश की, जो कि नाकाम रही। चोरों ने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। उन्होंने ताला तोड़ लिया, बिजली के तारों के साथ छेड़खानी भी की, लेकिन एटीएम से पैसे निकालने में नाकाम रहे। करनाल की जेल में पिछले 3 से 4 दिनों में 56 कोरोना संक्रमित हवालती कैदी में मिले हैं। अभी बहुत से हवालतियों की रिपोर्ट आना बाकी है। जेल में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग से बैरक बनाई गई है और सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सिविल सर्जन ने बताया कि वहां पर डॉक्टर्स ने मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी रखी है और हर सावधानी बरती जा रही है। करनाल में कोरोना के 354 नए मामले सामने आए। 577 लोग ठीक होकर घर लौटे। 12 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते गई जान। कैथल में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। सरकारी अस्पताल की तस्वीर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कैथल सीएमओ से रिपोर्ट मांगी। कैथल के नागरिक हॉस्पिटल की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने। अस्पताल में मरीजों को बेड के साथ बांध कर रखा जा रहा है। अस्पताल में बुजुर्ग महिलाओं को बिना किसी के सहारे जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाया गया। इन बसों में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित जरूरी उपकरण रहेंगे। 110 बसों को तैयार कर गांवों के लिए रवाना किया जाएगा। यमुनानगर के रोडवेज के बेड़े से 5 बसें प्रशासन को सौंपी गई हैं, जिन्हें एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। इन एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं दी गई हैं।
डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कहा कि कोरोना की रोकथाम को लेकर महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत पाबंदियां लगाते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इनकी उल्लंघना करने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। डीआईजी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई। डीआईजी ने कहा कि प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान आपातकाल में आवागमन के लिए ई पास जारी कर दिए हैं। कुछ लोग ई पास का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे करते पाया गया तो एक्शन लिया जाएगा। डीआईजी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी तरीके की कालाबाजारी के बारे में पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। डीआईजी ने लॉकडाउन के दौरान हिसार शहर का दौरा कर पुलिस के लगाए गए नाकों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को आयुष क्वाथ इम्यूनिटी बूस्टर के पैकेट दिए ताकि पुलिस कर्मचारी लॉकडाउन के नियमों की पालना करवाने के साथ साथ कोरोना संक्रमण से बच सके। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए बल्लभगढ़ में पुलिस हर चौराहे पर मुस्तैद है। बस अड्डे चौकी इंचार्ज टीम के साथ लोगों को समझाते हुए नियमों को लेकर जागरूक करते हुए नजर आए। चौकी इंचार्ज ने लोगों को समझाया कि बहुत जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। ऑटो वालों को भी समझाया गया कि 2 से ज्यादा सवारियों को न बैठाएं। अगर कोई ऑटो चालक नहीं मानता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उमेश कुमार ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से अगर बचना है तो लोगों को खुद ही बचाव करना होगा। समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार ने पुलिस के साथ शहर में लॉकडाउन का जायजा लिया और डीएसपी सतीश कुमार के सहयोग से पुलिस टीम के साथ शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। लघु सचिवालय परिसर से फ्लैग मार्च शुरू करके एसडीएम प्रदीप कुमार ने शहर के मुख्य सड़कों, बाजारों के साथ ही गलियों का भी जायजा लिया। एसडीएम ने आम जनता से कोरोना संक्रमण से सुरक्षित बने रहने के लिए 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क का इस्तेमाल जरूर करने की अपील की। एसडीएम ने कहा कि इस समय कोरोना से सेफ रहने के लिए हर नागरिक को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। एसडीएम ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को लॉकडाउन के दौरान सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरत का सामान निर्धारित किए गए रेट पर मिले, इसकी जांच करने के लिए जिला उपायुक्त ने टीम बनाई है जो दुकानों पर जाकर जांच करेगी। जाखल में कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है। लोगों में कोरोना के टेस्ट को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी बनी हुई है। कोरोना टेस्ट को लेकर लोगों में अभी भी खौफ। कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों का आह्वान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी का कहना है कि लोग समय पर आकर और हल्की सी भी तकलीफ होने पर टेस्ट करवाएं ताकि समय रहते बीमारी पर काबू पाया जा सके। भिवानी में लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस आंधी बारिश में भी रात भर मुस्तैद रही। एसपी अजीत सिंह शेखावत के निर्देश पर सड़कों और गलियों में पुलिसकर्मी नजर आए। डीएसपी वीरेंद्र ने बताया कि इस दौरान वाहन चालकों पर शिकंजा कसा गया। मास्क और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना के चालान काटे गए। सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन के साथ 5 किलो ज्यादा राशन देने की घोषणा की है, जिसका अब लोगों को फायदा भी मिलने लगा है। फरीदाबाद के सेक्टर 17 में लोगों को मुफ्त राशन मिला। लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की और धन्यवाद भी किया। झज्जर की दिल्ली सीमा पर बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बीते दिनों पश्चिम बंगाल की युवती के साथ हुए बलात्कार के मामले में पुलिस के बुलावे पर किसान नेता योगेंद्र यादव एसआईटी के सामने पेश हुए। योगेंद्र यादव को पुलिस ने नोटिस भेजकर तलब किया था। उसी नोटिस पर योगेंद्र यादव एसआईटी के सामने पेश हुए। योगेंद्र यादव ने जांच में सहयोग देने की बात कही। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी संयुक्त मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। महिला के साथ छेड़खानी किए जाने की जानकारी थी, लेकिन उस समय पीड़िता का इलाज कराना प्राथमिकता थी। पीड़िता के पति ने दोनों के खिलाफ शिकायत दी थी, जबकि एफआईआर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। इसे लेकर सवाल भी उठाया। महम में बीकानेर से पलवल लड़की के गुटके लेकर जा रहे ट्रक चालक से कुछ लोगों ने मारपीट की है। ट्रक चालक का कहना है कि उनमें से कुछ ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, खुद को पुलिसकर्मी बताया था। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस चौकी इंचार्ज ने बताया कि ट्रक ड्राइवर ने शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले की जांच की जा रही है। पंचकुला में सेक्टर 21 के गांव महेशपुर में युवक ने होटल के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक होटल में काम करता था। युवक होटल में ही 10 साल से सफाई का काम कर रहा था। शराब पीने का आदी था। बताया जा रहा है कि उसका लीवर का इलाज चल रहा था, उसी वजह से काफी परेशान भी था।